बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। सानह बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 8 साल बाद सुना दिया गया है। रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। 264 मरतबा उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई है। जो तहरीरी फैसला जारी किया गया उसके मुताबिक सहूलतकारी में मुलविस 4 मुल्जिमान हैं, उनको भी 264 बार उम्र कैद। मफरूर मुल्जिमान हम्माद सिद्दीकी और अली हसन कादरी की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया गया है और उनके वारंट भी जारी कर दिया गया। अदम शवाहिद पर MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान बरी कर दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि MQM को इस फैसले के बाद में क्या क्लीन चिट मिल गई है या फिर नहीं मिली है, और 8 साल के बाद इतने हाई प्रोफाइल केस के फैसले का आना क्या प्रोसिक्यूशन की कमजोरी जाहिर नहीं करता, और जो अदम शवाहिद है उसकी बिना पर रऊफ सिद्दीकी साहब को भी इस केस में बरी किया गया। तो अब हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि MQM को क्लीन चिट मिली या नहीं मिली और लवाहिकीन को इंसाफ मिला या नहीं मिला है। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, और कल रहबर कमेटी का आखिरी इजलास होगा जो कि APC में तय पा गया था। अलविदाई इजलास होगा अकरम खान दुरानी साहब की ज़ेर क़यादत। उस इजलास में भी कुछ मजीद फैसले होंगे। जो फैसले किए गए थे अपोजिशन के हुकूमत को गिराने के हवाले से या हुकूमत को घर भेजने के हवाले से या हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से, उन पर गौर होगा। तो अपोजिशन एक टेबल पर तो बैठ गई, सवाल ये पैदा होता है, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, एक माइंडसेट के साथ भी बैठी है या नहीं बैठी। जितना जल्दी जितनी तेजी से मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि हुकूमत को फौरी तौर पर घर भेज दिया जाए, फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च कर लिया जाए, फौरी तौर पर तहरीक चला दी जाए और APC का नतीजा बामानी और बामकसद होगा या नहीं होगा? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे बाकायदा तौर पर, और ब्रेक के बाद ही इस पर भी बात करेंगे कि जो असेंबलियों से इस्तीफे का ऑप्शन अपोजिशन की जानिब से सामने आया था कि तमाम ऑप्शंस खुले हैं, जिनमें सबसे बड़ा ऑप्शन असेंबलियों से इस्तीफों का है। यह महज नारा है या फिर अमल दरामद भी इस मामले पर होगा? एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज करेंगे और अभी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार कमर चीमा साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार चांद अचकजई साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, 8 साल बाद सानह बल्दिया टाउन केस का फैसला सामने आया है, क्या लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया? इसमें अगर ये कहा जाए कि लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया, जिनका नुकसान होना था वो तो हो गया। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें वो कह रहे हैं कि मालिकान तो यहाँ पे है नहीं है, वो जारी बात है बाहर चले गए। लेकिन जाहिर बात है जो इस रिपोर्ट जो ये इंसाफ हुआ है, इसके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये कराची और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए एक पैगाम दिया गया है उन ताकतों को जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। MQM के जमाने जो में हुआ, ये बेसिकली मैसेजिंग है तमाम उन लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं, जो यंग लड़के पॉलिटिकल पार्टीज का आलाकार बनते हैं, जो बत्ताखोरी में और इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पैगाम मिला है। अदरवाइज आपको पता है, अगर ये जो लोग जिनको सजाएं मिली हैं, बोले को और दूसरे को, तो ये सजाएं बेशक मिल गई हैं, पर इससे ये चीज पता चलती है जो इनके मास्टर्स हैं उनको तो सजाएं नहीं मिली, उनके मास्टर्स तो वहीं पे हैं। भाई ये किनके कहने पे क्या कर रहे थे वो तो पता नहीं चला। सो मेरा ख्याल है कि ये एक मैसेजिंग है। उस वक्त आपको पता है कि गवर्नर हाउस बड़ा एक्टिव हुआ करता था, उसके बारे में कोई नहीं, सिद्दीकी साहब भी चले गए। सो लग ऐसे रहा है कि बेसिकली कराची को एक सिम देने के लिए, कराची को एक रास्ता देने के लिए ये फैसला किया गया है। और आपको पता है जिस तरह वकील जो है वो भी रेंजर्स के मतलब आप थे। ये कहना चाह रहे हैं जो नकाइज सामने आए उससे फैसले में कुछ सुखम भी है?
डेफिनेटली जी, देखिए ना, सारे लोगों को तो सजाएं नहीं मिली। जी। ये तो वो लोग हैं जो एक्चुअली इन्वॉल्व थे, लेकिन वो लोग जो कि बिहाइंड द सीन सारा प्ले कर रहे थे, जो भत्ता मांगते थे, जो उनके पीछे एक्टर्स थे जिन तक भत्ते पहुंचते थे, और इससे लिंक और बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो ये काम कर रहे थे, और जिस पार्टी के ये लोग हैं। सो मेरा ख्याल है, अगर इस सारी चीज का अहाता किया जाए तो ये बहुत लंबा टाइम, एक तो जारी बात है 8 साल हो गए। लेकिन मैं आपको जो चीज इसमें जवाब साहब बताना चाहता हूं वो ये है कि बेसिकली ये मैसेजिंग है। ये बताया गया है कि केस पेंडिंग हो जाते थे, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था, जिसमें आपको पता है कि एक वकील को तो अभी तो मार। 8 साल हो गए सर, 8 साल बाद आया फैसला। जी जी, अभी भी 8 साल बाद फैसला आया, तो मैं समझता हूँ ये तो हमारे पंजाब में या बाकी पाकिस्तान में तो आपको पता है कि सालों साल लग जाते हैं। ये तो स्टेट ने, अदारों ने बड़ा केयरफुली और अटेंशन दे के इस मसले, इस केस के ऊपर, और फिर कहाँ थाईलैंड से और सऊदी अरब से बंदे पकड़ के, इंटरपोल को इन्वॉल्व करके, इतने बड़े पैमाने पे इतनी मशीनरी इन्वॉल्व करके ये पैगाम दिया है कि जो बंदा भी लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा, कारोबारी लोगों को तंग करेगा, जो मुल्क में कारोबार नहीं चलने देगा, जो मुल्क में इकोनॉमी का पहिया नहीं चलने देगा, और जो कराची को नहीं चलने देगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये एक मतलब पैगाम है। आप ये कहना चाह रहे हैं चीमा साहब, फैसले में सुखम तो है, लेकिन फैसले का आना कराची की मईशत के लिए, कराची के हालात के लिए अच्छा शगुन है। बिल्कुल, मैं जवाब साहब इसमें ये समझता हूं कि ये कराची के लिए अच्छा है। इसमें सजा से ज्यादा देखें, जो सजाएं हुई हैं वो तो दो बंदे, अगर आप सजाए मौत दे भी देंगे तो वो जिन जो पीछे एक सारा बड़ा एक नेक्सस था, उस नेक्सस को अनर्थ करने में बहुत मदद मिली। ये नहीं कि वो नेक्सस अनर्थ नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बिग विग्स भी शामिल होंगे, जो माजी में जिनका बड़ा इस कराची की सियासत में बड़ा रोल रहा होगा। तो जारी बात है उनसे आंखें भी चुराई गई होगी शायद, बहुत चीजों को इग्नोर किया गया होगा इन दो लोगों में पहुंचने के लिए, ताकि ये जो लोग हैं ये ना बच पाए जिन्होंने ऑन ग्राउंड ज्यादती की, जिन्होंने ऑन ग्राउंड उन राइट। मासूम लोगों को कत्ल किया। जी। अच्छा जी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। रऊफ सिद्दीकी को रिहाई मिली है, इसका फैसला सामने आया, क्या एमक्यूएम को क्लीन चिट मिल गई इस फैसले के बाद? मेरे ख्याल में आज जो इंसाफ हुआ है वो बिल्कुल आधा इंसाफ है। अगर 8 साल बाद कातिल भी मालूम नहीं, मास्टरमाइंड भी मालूम नहीं, और जो प्लानर्स हैं वो भी मालूम नहीं, और जो पॉन्स हैं उनको सज़ा मिली है, तो ये कोई इंसाफ इतना तो नहीं हुआ। आप 8 साल तक खुदा न खास्ता इस तरह वाक़यात करें, 8 साल तक इंतज़ार करें इंसाफ का, तो कराची में अमन के हवाले से ये कोई पेशरफ्त नहीं है। जो लोग इसमें मुलविस हैं आज भी वो जश्न मना रहे होंगे, उनका नाम नहीं लिया गया, उनको कोई मास्टरमाइंड है उनको एक्सपोज नहीं किया गया। तो आज असल में इंसाफ का बोलबाला नहीं हुआ। बदकिस्मती से आज भी हुकूमत ने, रियासत ने, हमारे इंसाफ के इदारे ने उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया जिनके लाउड वन इस वाक़े में शहीद हो चुके, जिसकी वजह से पूरे कराची में खौफ के बादल छाए थे। अब ये वाक़या अब भी हमें याद दिलाता रहेगा कि यहाँ पे इतने बड़े सानिए के बावजूद भी मास्टरमाइंड जिन्होंने ख़ास घिनौने मकासद के लिए ये वाक़या किया था, वो आज भी इंसाफ के कटहरे में नहीं लाए जा सके। जी, ठीक। अच्छा, एक और बड़ा बड़ा अहम सवाल है, अहम नुक्ता है। मैं अच्छा जी साहब आपकी तरफ आऊँगा, पहले चीमा साहब आपसे इसका जवाब लूँगा। 8 साल बाद इस फैसले का आना प्रोसिक्यूशन की किस हद तक कमजोरी जाहिर करता है? देखिए, इसमें आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने बात की थी कि हम जो है वो अदालतें स्विफ्टली जस्टिस देंगी, और आपको पता है कि केपी के अंदर व्हील्स ऑन जस्टिस का निज़ाम इंट्रोड्यूस करा दिया गया। लेकिन वो ऐसे चल रहा है कि पूरे पाकिस्तान की जो जितने भी डिस्कशन हो रही है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जवाद साहब इस वक्त मुल्क के अंदर, उसमें कहीं भी अदालतों के निज़ाम को ठीक करने की, जस्टिस सिस्टम को ठीक करने की, स्विफ्ट जस्टिस ठीक करने की बात नजर नहीं आ रही। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कितने टॉक शोज या जी। कितनी पॉलिटिक्स में जो पार्लियामेंट में जो लॉ कमेटीज हैं उसने बैठ के कितनी इसके ऊपर बात की है कि हमने किस तरह इंसाफ जो है वो तेजी से डिलीवर करना है, जो कि एक आम बंदे का मसला है। और उसमें भी जो हाई प्रोफाइल केस बन जाए उसमें रियासत और पब्लिक प्रेशर और मीडिया क्योंकि इन्वॉल्व हो जाता है,
तो वो और पॉलिटिकल लीडरशिप की अपनी भी उसमें होती है, तो वो उसमें आ जाते हैं और कहते हैं जी इसको तो हल करना है ताकि पब्लिक की नजरों में हम जो है सुरखरू हो जाए। मैं समझता हूं कि जब तक अक्रॉस द बोर्ड चारों सूबों के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जब लोगों को पल्स मिलनी शुरू हो जाए जवाद साहब, कि इंसाफ जो है वो मिलेगा, इंसाफ होगा और चीजें स्विफ्टली होंगी, जैसे कि इसमें 8 साल लग गए, सो मैं समझता हूं तब जाके एक अवाम के अंदर ठहराव आएगा। अदरवाइज ये जो केस है, इसमें केस में आपको पता है कि रियासती अदारों ने दिलचस्पी ली, और वो दिलचस्पी जो जैसे मैंने पहले कहा वो सिर्फ इसलिए ली कि हमने कराची को एक रास्ता देना है, हमने कराची को अमन वापस करना है, हमने कराची के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है। जी। कराची आपको पता है कि जो अगर भले बीएलए हो, ये क्यों करके पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों ने ये सोचा कि यहाँ पे सियासी जमातें, एथनिक पार्टीज, सेक्टेरियन पार्टीज और बहुत सारे और जो एलिमेंट्स थे वो सारे इकट्ठे हो गए थे और पता नहीं चल रहा था कोई किस लिए काम के लिए कार्रवाई कर रहा था, कोई किस चीज के लिए दहशतगर्दी कर रहा था। तो जो रास्ता मुतय्यन किया गया अब पता चल चुका है, अब सियासी जमातों को भी पता चल गया है, अब सेक्टेरियन पार्टीज को भी पता चल गया है, एथनिक ग्रुप्स को भी पता चल गया है, और वो जो ग्रुप्स थे जो इन्फ्लुएंस करते थे और बत्ताखोरी करते थे, पर्चियां देते थे, उनको भी पता चल गया कि अब हमें कोई देख रहा है, अब हमें कोई पहुंच रहा है, अब हमें पकड़ा जाएगा। और बेशक इंसाफ थोड़ा लंबे से, ये काम सियासतदानों के करने का है, ये काम पार्लियामेंट की और प्रोविंशियल असेंबलियों के करने का है, क्योंकि कोर्ट्स तो वो कहती हैं जी हमें तो जो ठीक। हमें गवाही मिलेगी, जो अपरेटिस मिलेगा, हमने उसी के तहत काम करना। अचकजई साहब, आप समझते हैं 8 साल बाद जो फैसला सामने आया है, अब एक तो उसमें भी सुखम आ रहे हैं, उस पर भी तनकीद उठ रही है, मगर प्रोसिक्यूशन की किस हद तक कमजोरी का जाहिर करना है, कितना हाई प्रोफाइल केस, उसका फैसला भी 8 साल बाद आया। देखिए, प्रोसिक्यूशन ही वो वजह है कि इस तरह केसेस में इंसाफ डिले होते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सबूतों के पीछे जो हमारा पुलिस का निज़ाम है, इसी तरह जो हमारी जो लेबॉर्ट्री का सिस्टम है, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस का सिस्टम है, वो काम नहीं कर रहा। ऐसे बड़े फैसले जब होते हैं हमें यही रिमाइंडर मिलता है कि हमारा सिस्टम चॉक्ड है। फिर ऐसे वाक़यात जहाँ पे सियासी अवामिल हों, चाहे लाहौर का मॉडल टाउन वाक़या हो, चाहे कराची वाला ये वाक़या हो, इसमें सियासी अवामिल थे, सियासी प्लेयर्स थे, सियासी महरक़ात थी, इसलिए उसमें मास्टरमाइंड का पता लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों कर लोगों को आग लगाई जाती है, क्यों कर लोगों के मुंह में गोलियां मारी जाती हैं, ये वो सवालात हैं जो टेक्निकली इंसाफ के फैसले से हमें नहीं मिलते। इसलिए जो भी कमीशन हम बनाते हैं, जिस तरीके से भी अदालती कार्रवाई आगे बढ़ती है, वो एक टेक्निकल होल में बंद होती है, वो एक स्ट्रक्चर तरीके से आगे बढ़ती है। ये एक आम क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक आम कत्ल का वाकया नहीं है कि आप जो है एक बंदे की मोहरिक को या मोटिवेशन को आप ढूंढ रहे हैं या आला कत्ल को ढूंढ रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। हमें मालूम है कराची में उस वक्त कौन सियासी लिहाज से काबिज थे, गवर्निंग पार्टी कौन थी, एमक्यूएम कौन क्या कर रही थी, ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट था वो क्या था। तो ऐसे हालात में अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं बयान करेंगे, उसमें उन चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे, तो ये इंसाफ नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ ऐसे क्रिमिनल वाक़यात नहीं है, ये क्राइम्स नहीं है, ये सियासी क्राइम्स के ज़िम्मे में आते हैं। लाहौर में मॉडल टाउन में जो वाक़या हुआ, आज तक उनके विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस हवाले से वादा भी किया था कादरी साहब से, लेकिन चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, कोई भी एथनिक ग्रुप के थे, कहाँ से भी थे, वो मजलूम लोग थे, उनके विरसा को आज तक इंसाफ नहीं मिला, जो शर्मनाक है पूरे निज़ाम के लिए, जिसे हम जस्टिस का निज़ाम कहते हैं। और अल्टीमेटली इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये मैं हैरान हूँ, हर हुकूमत पे ये तनकीद होती है, लेकिन आज तक इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं होते। हमारी जो पुलिस का निज़ाम है, जो जिसके 4 पहलू हैं, उसमें कोई भी रिफॉर्म नहीं होता, जिसके नतीजे में इस तरह मुबहम फैसले होते हैं, जिस तरह अभी कराची में का जो वाक़या है उसमें आया है। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो 4-5 जिसमें प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन मामला पे हुकूमत काम नहीं करती, इसी तरह इंसाफ जो है वो आंधा में नजर आता होगा। ठीक, मुझे ब्रेक पर जाना। चीमा साहब, अब रिफॉर्म्स के हवाले से गालिबन कुछ कहना चाह रहे हैं?
नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो रिफॉर्म्स के हवाले से ये देखें, हमें हमारे सारे जो जो नेशनल डिबेट है जवाद साहब, उसमें हमें पता नहीं चल रहा कि इस वक्त जो एक्चुअल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो हमारे सूबाई असम्बलियां हैं, वो किस हद तक लेजिस्लेशन कर रहे हैं या कमेटीज किस हद तक काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि ये जो हमने वो पीटीवी ने चैनल बनाया था, पार्लियामेंट का चैनल, इस तरह ये सूबाई चैनल भी बनने चाहिए और वहां पे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या काम कर रही हैं, ठीक है, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको टीवी पे आके बताना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। अवाम बिल्कुल को तो ठीक। पता नहीं है, और जाहिर बात है अवाम तो इस चीज से मैयर करेंगे कि पब्लिकली वाकई ऑन द स्ट्रीट इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो वो जो रिफॉर्म्स होनी है उसको पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएं, उसको मीडिया पे लेके आए, सोसाइटी को बताएं, अवाम को अवेयर करें, सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं ताकि लोगों को अपने राइट्स पता चले। ये ना हो टीवी खबर जो है वो टीवी पे आ गई तो इंसाफ मिल गया, जिसकी खबर टीवी पे ना आई उसको ना मिला। ठीक है, रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपोजिशन की ऑल पार्टीज के हवाले से, जिसके बाद आज कराची में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। तो उसके बाद सवाल अब ये पैदा होता है कि एपीसी जो है वो नतीजा खेज और बामकसद रही। एक ब्रेक के बाद पर बात करें। वेलकम बैक। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और उसके बाद में इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो जरदारी से उन्होंने मुलाकात की है और अब ये भी फैसला हुआ है कि रहबर कमेटी को तहरील कर दिया जाएगा। जो अब जो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद में एक नए तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। चीमा साहब, एपीसी का नतीजा बामकसद और मानी खेज होगा, आप समझते हैं? देखिए, मैं जो जो डिस्कशन हुई है और जो एलामिया आया है उससे तो मुझे ये पता चलता है कि जो सारी सियासी जमातें हैं वो सीरियस तो हैं, एक बात। दूसरी अहम बात यह है कि जो सारी सियासी जमातें हैं सबकी गोल्स अलग हैं और सबकी डायरेक्शन भी अलग है। जैसे कि अगर आप JUIF का देखें, मुद्दा देखें, तो उनका पता चलता है कि उनका मसला ही और है। वो कहते हैं इस्तीफे ही दे दो। बाकी दो जमातें ये बात करती नजर नहीं आती हैं आपको, क्योंकि JUIF इस वक्त ऑपरेटर से बाहर है, ना वो सूबे में है ना लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब ने तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया ना कि तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना मुश्किल था, इसमें वक्त लगा, लेकिन बहरहाल लेकर आ गए हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर सबकी डायरेक्शन अब भी अलग अलग हैं तो इट मीन्स के अभी तक तमाम ऑपोजिशन की जमातें एक प्लेटफॉर्म पर तो आ गई, एक माइंडसेट के साथ नहीं आई हैं। नहीं, डेफिनेटली एक माइंडसेट तो बिल्कुल नजर नहीं आता। और अच्छा। जो टोन, जो स्टाइल, जो तरीकाकार फजलुर रहमान साहब का नजर आता है वो बाकी किसी भी लीडर का नहीं था, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी और PMLN के। सो मुझे ऐसे लगता है कि पीएम, क्योंकि सबका बेशक चाहते सब एक ही चीज है। और मैं एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो प्राइमरली अभी ये नहीं चाहती जो मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का मसला ये है कि वो एजिटेशन करेंगे। और मैं आपको बात बताऊं, PMLN और पीपल्स पार्टी भले सपोर्ट करें ना करें, मौलाना फजलुर रहमान एजिटेशन करेंगे, वो सड़कों पे आएंगे, वो शोर डालेंगे। उसकी वजह ये है कि ये बात समझने की क्या है कि जो मौलाना की बेस थी वो बेस छिन गई है। देखिए, जहां पे वो कभी हर दौर में रूल किया करते थे, जी। अपनी पश्तून और रिलीजियस आइडेंटिटी का सहारा लेते थे। जैसे वो कहते हैं मैं मजहब कार्ड इस्तेमाल करूंगा, वो मजहब कार्ड भी इस्तेमाल करते थे, वो एथनिक कार्ड भी इस्तेमाल करते थे जी केपी के अंदर। सो वो उनसे बेस छीन गई है, तो उस बेस को वापस लेने के लिए उनको जी जी मोबिलाइज करना पड़ेगा। और आपको जी जी चीमा साहब, ठीक। अच्छा जी साहब, जी, आप उसको समझते हैं? मोबिलाइज करना पड़ेगा। और ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। अचकदी साहब, आप समझते हैं ऑपोजिशन अब भी एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है, एक माइंडसेट के साथ नजर तो आ रहा है एक प्लेटफॉर्म पर, जैसा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इतना आसान नहीं था तमाम सियासी जमातों का मुत्तहिद होना। ये बयान उन्हें देना क्यों पड़ा? क्या क्या जमातें, ऑपोजिशन की सियासी जमातें एक माइंडसेट के साथ मुत्तहिद नहीं? देखिए, माइंडसेट, अजहान का मिलना, नजरियात, सोच विचार का एक होना,
यकसोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पार्टियां अमली तौर पे इत्तेहाद करती हैं और एक रास्ता अडॉप्ट करती हैं तो ये हुकूमत एक हफ्ते में भी ये गिरा सकती है, लेकिन इनके मफादात डिफरेंट हैं, ये एक नहीं हो सकते। सिंध गवर्नमेंट जो है उनकी गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मौलाना साहब के लिए या PMLN के लिए अपनी सूबाई हुकूमत को गिराए, लिहाजा कोई भी एक्सट्रीम मेजर या कदम वो नहीं उठाएंगे। यही हाल PMLN का है, वो भी चाहते हैं कि कोई बैकडोर डील करें और अगर 2 साल में अभी नहीं तो 2 साल बाद इनको कोई हुकूमत में हिस्सा मिले, अगर मरकज में नहीं मिलता पंजाब में मिले, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि रेडिकली हुकूमत के खिलाफ अमली एहतजाज करें। बाकी इसके अलावा जो छोटी पार्टियां वो सिर्फ रेलिवेंट रहने के लिए बड़ी पार्टियों के कंधे पे सियासत करती हैं और बयानात देती हैं। अब ये कैसी APC एलानिया खुश्क नहीं हुआ कि इन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार है, और 4 दिन पहले तमाम APC ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुलाकातें भी की हैं। तो ये डबल स्पीक है, डबल गेम है। अमली तौर पे इमरान खान को ये कोई टफ टाइम नहीं दे सकते क्योंकि ये तैयार नहीं है अमली तौर पे कोई कदम उठाने का। आपने देखा तारीख हमारे सामने, अभी रिसेंटली जब मौलाना साहब आए उन्होंने वो धरना दे के बैठ गए इस्लामाबाद में, बाकी पार्टियों ने तकरीर करके वापस चली गई। तो ये पार्टियां सीरियस नहीं है इमरान खान की गवर्नमेंट को सख्त या मुश्किल या टफ टाइम देने के लिए। ये जबानी जमा खर्च इसी तरह करते रहेंगे और 2 साल पास हो जाएंगे। चीमा साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सके। कि अगर अपोजिशन चाहे और कंसिस्टेंट रहे तो हुकूमत को टफ टाइम तो दे सकती है। हुकूमत की बड़ी थिन मेजॉरिटी। आप कैसे दे सकती है? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तैयार हो जाएगी हुकूमत गिराने के लिए या आप समझते हैं PMLN तैयार हो जाएगी? जो इस वक्त पाकिस्तान में PMLN नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में चली है, वो तैयार हो जाएगी कि जाकर इतनी ज्यादा एजुटेशन की जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए, धरना दिया, हुकूमत गिरा दी जाए? देखें, तैयार होना अलग चीज है लेकिन कैपेसिटी होना अलग चीज है। मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन के अंदर इन टोटलिटी कैपेसिटी है, लेकिन वो अगर इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं अपनी कैपेसिटी को, वो या करते हैं या नहीं करते, वो तो है। अच्छा चीमा साहब, एक और बात है, मैं खता कलामी की माजरत चाहूंगा। अगर तो सड़कों पर आते हैं तो नजर आ जाएगी एक एजिटेशन हो रही है, लेकिन इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन तो शायद ही इस्तेमाल किया जाए, या आप समझते हैं इस्तेमाल होगा? देखें, इसमें जितनी थिन मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की, तो इसमें अब देखना यह है कि किस तरह मोबिलाइज कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि इनके पास मार्च का वक्त है। मार्च में अगर सेनेट के इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर तो इनके पास बिल्कुल चीजें खो जाएंगी और लेजिस्लेशन का कंट्रोल भी काफी हद तक PTI के पास चला जाएगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी PMLN ये कहते हैं कि हमने पंजाब हुकूमत नहीं चलने देनी, सिंध हुकूमत नहीं चलने देनी और इस तरह, तो फिर तो इसमें फिर एक और सिनेरियो बिल्ड हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये जितने लोग एजिटेशन कर रहे हैं या जितनी सारी सियासी जमातें अपने आप को एक्टिवेट कर रही हैं, बेसिकली बिहाइंड द सीन ये कुछ ना कुछ गेन करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा। और आपको पता है कि वो जो गेन करना है वो है कि 2023 के इलेक्शन में एक फेवरेबल पोजीशन में आ सकना। इस चीज को जहन में रखें कि ये जो सियासी जमातें हैं, इनकी ये जो एजिटेशन है, ये बेसिकली इसलिए भी है कि ये समझते हैं कि ये ना हो कि 2023 में भी इसी ऑपरेटर्स को जो है वो आगे ले आया जाए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर ये अपने अच्छी बारगेन करना चाहते हैं और उस बारगेन में ये अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह इररेलिवेंट कर दिया गया है या ये पॉलिटिकल पार्टी समझती है, और जिस तरह एक मैं अहम बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है वो भी बहुत सारे मामलात में पॉलिटिकल पार्टीज का दरवाजा नहीं खटखटाती, वो डेमोक्रेटिक रवैया वो भी इख्तियार नहीं करते। देखिए, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोर्स होने के नाते आपका काम है कि सारे मामलात, सारी बैठकें, सारी डिस्कशन पार्लियामेंट के फोरम पे हों, पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट। अच्छा नहीं साहब, आपका मुख्तसर जवाब चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। आप समझते हैं चेयरमैन सेनेट वाले मामले के बाद जब तहरीक आई थी सामने, उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा था अपोजिशन को, कोई अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन इस वक्त अपोजिशन ज़ेर गौर ला सकती है, उस तरफ जा सकते हैं ये लोग?
देखिए, ये ज़रा गौर ला सकते हैं, ये इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इनमें कोई ऐसी हमांगी नहीं है कि ये कैसे वाक़ई सर, अगर अगर हुकूमत फिर को वही नतीजा गिराएँगे। निकला तो एक पहले जो बैकलॉग एक लंबा आया ऑपोजिशन को दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, तो अगर अब फिर इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो फिर क्या बनेगा एपीसी का मकसद, नतीजा सब सिफर नहीं हो जाएगा, आप समझते? देखिए, एपीसी इन्होंने इसलिए किया है कि ये एक्टिव होना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, ताकि इलेक्शन तक ये चीज़ों को गर्म रखें, सियासी माहौल को गर्म रखें और हुकूमत पे एक प्रेशर रखें। लेकिन इससे ज़्यादा अभी तक मुझे कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं कि ये वाकई इस हुकूमत को गिराने के लिए पर तोल रहे हैं, क्योंकि इनके मफादात मुख्तलिफ हैं। जो गिरा सकते हैं वो नहीं गिराना चाहते। आप मुझे बताएं, क्या पीएमएलएन रिजिग्नेशन देगी? नहीं देगी। क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। इसलिए ये लोग कोई भी ऐसा मेजर नहीं लेना चाहते जिससे हुकूमत गिरे, वरना ये कल ठीक है, इस्तीफा दे घर चले जाए या ठीक। हुकूमत ये आराम से इस्तीफे गिर के हवाले जाएगी। से मैं ब्रेक के बाद बात कर लेता हूं कि इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है, ये तो अपोजिशन ने कहा, लेकिन ये इस्तीफे पर अमल दरामद होगा या फिर ये सिर्फ एक नारा ही लगाया गया है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। असेंबलियों से इस्तीफों का ऑप्शन खुला है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की जानिब से ये बातें सामने आई थी। आप समझते चीमा साहब, ये महज एक नारा है या इस पर अमल दरामद भी अपोजिशन करने जा रही है? इस तरह का फैसला कर सकती है अपोजिशन? मेरे से सवाल है ये? जी जी चीमा साहब, जरा सवाल को दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया शुरू। असेंबलियों से इस्तीफों का ऑप्शन, इसको जेरे गौर लाया जा सकता है अपोजिशन की जानिब से या फिर ये बस एक महज नारा ही लगाया गया? देखिए, ये जो ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि डेस्परेशन है। ये जो ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि कल को जब ये सियासी जमातें हुकूमत में आएंगी तो फिर बाकी लोग भी फिर इसी तरह का काम करेंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इतनी इमेच्योर होंगी कि इस डेस्परेशन में वो कहेंगे कि जी हम जो है वो ना खेलने देते हैं, ना खेलते हैं, ना खेलने देंगे, हम इमरान खान को घर भेजने के लिए। इससे इमरान खान को सिंपैथी मिल सकती है मजीद। और वो जो माजी के दौर में जब सिविलियन गवर्नमेंट्स को डिक्टेटर्स निकाल देते थे, तो आज के दौर में इस तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज की नॉन कोऑपरेशन होगी विद द अदर डेमोक्रेटिक फोर्सेस, वो एक अजीब किस्म का मैसेज जाएगा और इमरान खान तो कहेंगे मैं तो ये करना चाह रहा था, मैं ये कर रहा था, मेरी चीजें प्रोसेस में थी और देखे इन्होंने सारा अपरेटस ही खत्म कर दिया। सो ये जो चीजें इमरान खान को फायदा देगी अगर ये करते हैं, मेरा ख्याल है इन रियलिटी सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि हम कंटिन्यू करें, गवर्नमेंट भी कंटिन्यू करे, लेकिन प्रेशर डालें, इतना प्रेशर डालें कि वो रेलिवेंट रहें। रेलिवेंस रहनी जरूरी। और जो पीटीआई का बिहेवियर है, मैं समझता हूं कि इस वक्त पीटीआई को इस चीज को समझना चाहिए कि एहतसाब का नारा उनके हाथ से निकल चुका है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं और अभी तक इन्होंने कोई केस भी नहीं बनाए, खुद भी जो कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो सारे पुराने केस चल रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट को यह फैसला करना है कि अगर एहतसाब हो नहीं पा रहा, नए केस बन नहीं पा रहे, तो कम से कम इन सियासी जमातों के साथ इंगेज करें और इमरान खान को एज ए लीडर ऑफ द हाउस और एज ए विनिंग पार्टी प्राइम मिनिस्टर उनको मैग्नेनिमिटी शो करनी चाहिए टू डील विद द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करना उनका बहुत जरूरी है। और ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को इन पे गुस्सा होगा, वो कह रहे हैं मैं इनसे बात नहीं करूंगा, ये चोर है, जो मर्जी कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे और खुद इनसे बात नहीं करेंगे, ये देखें ना गिलगित बल्तिस्तान और फैटफ के मामले में जिस तरह मुलाकातें पार्लियामेंट्री लीडर्स की हुई हैं, ये कोई अच्छी डेमोक्रेटिक रवायत तो नहीं है। ये तो खान साहब का काम था कि वो इन लोगों से बात करें, इन लोगों से मामला तय करें। तो अगर आप हर चीज आउटसोर्स कर देंगे तो फिर मामला नहीं सही चलते। ठीक। अचकजई साहब, ये जो असेंबलियों से इस्तीफे की बात की गई है अपोजिशन जमातों की जानिब से कि वो दे देंगे, ये बस महज नारा है या इस पर अमल दरामद भी होगा? और अगर इस तरह का फैसला अपोजिशन करती है तो इसका जो पीटीआई को या इमरान खान साहब को फायदा होगा या नुकसान? नहीं, जान अचकजई साहब, असेंबलियों से इस्तीफे के ऑप्शन के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। इस पर ये जो नारा है,
ये सिर्फ नारा है या इस पर अमल दरामद भी होगा? तकदीर साहब से गालिबन हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा चीमा साहब, आप समझते हैं जो लॉन्ग मार्च करने जाएगी अपोजिशन, जिस लॉन्ग मार्च की बातें की गई हैं, इस लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जमातें भी होंगी? अब एक बार फिर से मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कोई भी सियासी जमात हो, भले पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, देखिए लॉन्ग मार्च करना और लोगों को सड़कों पे लेके आना और इतनी इतनी देर बिठाना, इतने इतने दिन सफर कराना, ये बहुत मुश्किल काम और है। वो भी ये कोई जनवरी के महीने में। जी, और वो भी जनवरी सर्दी होगी। और दूसरा, आपको पता है इमरान खान ने 126 दिन बैठे थे, कुछ भी नहीं मिला था। सो आपके पास जो तरीकाकार है वो सिर्फ और सिर्फ असेंबलियां हैं, बाकी तो एजिटेशन है। लेकिन राइट। एक बात बताऊं, इस जी जी, एजिटेशन का फायदा मौलाना फजलुर रहमान को होगा, ठीक क्योंकि है। मौलाना फजलुर रहमान अपने वोटर, सपोर्टर, पार्टी मेंबर और वर्कर को एनर्जाइज करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो वर्कर है वो ऑलरेडी ऑपोजिशन में भी है और गवर्नमेंट में भी इतना रह चुके हैं, उनको राइट प्रॉब्लम नहीं है। सो ज्यादा राइट, फर्क जो पड़ता है वो फजलुर रहमान साहब की पॉलिटिक्स ठीक में। है जी, ठीक है। अच्छा जगदीश साहब, असेंबलियों से इस्तीफे के ऑप्शन के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया था, ये महज नारा है अपोजिशन का या इस पर अमल दरामद करेंगे? अगर करते हैं अमल दरामद तो फिर पीटीआई को, इमरान खान साहब को इसका फायदा होगा या नुकसान? देखिए, मेरे ख्याल में इनके पास सबसे बड़ा हथियार रिजिग्नेशन का है। अगर वाकई ये इस्तीफा देंगे तो एक बहरान पैदा हो जाएगा, सिंध की गवर्नमेंट धड़ाम से गिर जाएगी, इसी तरह बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गिरेगी, पंजाब में सूरत हाल इंस्टेबल होगी, तो मरकज़ में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही मुश्किलात पैदा होंगे और उनके लिए गवर्न करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि अपोजिशन इस हद तक जाने के लिए तैयार है। अपोजिशन के डिफरेंट एजेंडाज हैं, मुख्तलिफ पार्टियों की मुख्तलिफ तरजीहात हैं, वो आखिरी कदम नहीं लेंगी। माजी में हमने देखा है, जब पिछले इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त की अपोजिशन ने 2 दिन यानी 1 हफ्ता पहले भी इस्तीफे नहीं दिए ठीक। और आखिरी दिन तक सिस्टम का हिस्सा रहे, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। तो ये पार्टियां भी इसी तरह अपनी तनख्वाहों पे, पुराने तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। छोटी पार्टियों का क्लाउट इतना नहीं है, अगर वो इस्तीफा दें तो वो सिस्टम में तब्दीली को इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है जान तकदीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कमर शीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, एपीसी में जो डेवलपमेंट होगी वो आने वाले दिनों में सामने जरूर आएगी, लेकिन बल्दिया टाउन केस का फैसला जो सामने आया है उसमें लवाहिकीन को इंसाफ मिला या नहीं मिला, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस का फैसला भी 8 साल बाद आना यकीनन प्रोसिक्यूशन की कमजोरी को जाहिर करता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।